चलिए भाई, स्टार्ट है कि नहीं पहले तो ये चेक कर लीजिए। स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लासेस चल रही हैं और ये जो क्लास चल रही हैं वो किसके लिए चल रही हैं? आपके लिए सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चल रही हैं, जो कि सीडीपी की क्लास है। और ये शायद 40-41वीं क्लास होगी, जिसमें आपकी डायरेक्ट पेपर सॉल्यूशन कराया जा रहा है। सीटेट की जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उन पेपर्स को आधार मानकर आपको पेपर का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। प्रैक्टिस आपको पेपर से कराई जा रही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर ना भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन क्लास का बेनिफिट आप लोग लेते रहिएगा। क्लियर है? तो ये जो क्लास है इसमें आपको 10 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और हर क्लास के अंतर्गत आपको 10-12 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये आपका सीटेट का ही पेपर है। आप लोग देख सकते हैं सीटेट एसएस, यानी कि ये जो सब्जेक्ट थी इसमें आपका जो सब्जेक्ट रही थी एसएसटी सब्जेक्ट रही थी, तो उसका है लेवल 1 और हिंदी का है, और हिंदी इंग्लिश इसमें चूज की गई थी। तो इसमें सीडीपी के आपके कुल मिलाकर कितने प्रश्न हैं? कुल मिलाकर यहाँ पर जो सीडीपी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 30 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि कुल 30 प्रश्न पूछे गए हैं मेरे भाई। इन्हीं 30 प्रश्नों से आपके प्रश्न बनेंगे, और किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं उन सभी चीजों को हम एक एक करके देखते चलेंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो गया है। इसकी लैंग्वेज चेंज होती है और क्वेश्चन यही रहता है, हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं? आपसे पूछा है वृद्धि और विकास। मेरे भाई, दो चीजों के बारे में बात की गई है। एक बात की गई है ग्रोथ के बारे में, और एक बात की गई है डेवलपमेंट के बारे में। इन दोनों चीजों के बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगे। एक है डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? विकास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विकास के नाम से। और ग्रोथ को जानते हैं हम वृद्धि के नाम से। किसके नाम से? वृद्धि के नाम से। अगर यहां पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ क्या है मेरे भाई? तो जो ग्रोथ होती है वो एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए, बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था को हम शिशुवावस्था के नाम से जाना जाता है, या इसको हम इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और इसको किसने बोला था? जीन पियाजे साहब ने इस बात को कहा था। यहां पर बच्चे का जो विकास होता है, ग्रोथ होती है, वो उसके जीवन काल का सबसे ज्यादा ग्रोथ मानी जाती है। यानी कि शिशुवावस्था में उसके जो शारीरिक विकास होता है, जो उसके काइनेस्थेटिक चेंजेज आते हैं बॉडी के अंतर्गत, वो सबसे ज्यादा आते हैं पर्सपेक्ट में देखा जाए तो पूरी लाइफ के थ्रू। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास ग्रोथ देखने को मिलती है। ये जो ग्रोथ होती है, क्या ये नियमित होती है? या मतलब रेगुलर बेस पे होती है? तो ये इरेगुलर बेस पे होती है। अनियमितता इसके अंतर्गत पाई जाती है, और ये किस पर निर्भर करती है? आपकी कहीं ना कहीं आनुवंशिकता पर भी, जो आपकी जेनेटिक्स प्रोसेस है उस पर भी ये कहीं ना कहीं निर्भर करती है। हर व्यक्ति की जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग दृष्टिकोण में होती है, अलग अलग पर्सपेक्ट में होती है। क्लियर है? यहां पर डेवलपमेंट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? डेवलपमेंट की। थोड़ा सा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में हम रिलेशन की भी बात करेंगे। डेवलपमेंट के बारे में बात कहा जाता है, एक व्यवहारवादी हुआ करते थे जिनका नाम था वुडवर्थ। क्या नाम था? वुडवर्थ। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो ग्रोथ हियरडिटरी और एनवायरमेंट। हियरडिटरी का मतलब क्या होता है? आनुवंशिकता। और एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। यानी कि वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफली क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वातावरण और आनुवंशिकता की अंतःक्रिया से जो बनता है वो बच्चे का विकास बनता है। तो ये किसने कहा था? वुडवर्थ साहब ने इस बात को कहा था। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए। डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे आपके मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी अपनी बात को कहा। जैसे हम जीन पियाजे की बात करें तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई: इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 4 स्टेजेस की बात की। लेव वाइगोस्की की बात करें तो इन्होंने भी बात की। आप बोल सकते हो सामाजिक संरचनावाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था। लॉरेंस कोइलवर की बात करें तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो विकास के बारे में बहुत सारे सिद्धांत आपको यहाँ पर मनोविज्ञान में देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा इनके रिलेशन के बारे में समझते हैं, विकास, वृद्धि और विकास के। तो जो वृद्धि होती है और विकास होते हैं, क्या दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं?
जी हाँ, दोनों एक दूसरे से अंतःक्रिया पर भी निर्भर करते हैं। अब थोड़ा सा इनमें समझ लेते हैं, ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला, एक बच्चे में वृद्धि विकास निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो इसमें पहला विकल्प दे रखा है परवरिश की शैलियां। परवरिश की शैलियों का मतलब हो गया बच्चे का जो परवरिश होती है वो स्कूल से भी होती है, घर से भी होती है, उसके आस पड़ोस से भी होती है। यानी कि कहीं ना कहीं वातावरण का एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है, उसकी आनुवंशिकता का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो परवरिश की शैलियों का प्रभाव पड़ता है। प्रभावित वाली बात बोली है। दूसरा है आनुवंशिकता, ढांचा या संरचना। क्या आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, व्यवहारवादी किसने कहा था? हेरिडिटरी इनटू इन्वायरमेंट। तो कहीं ना कहीं मैंने इस बात को पहले ही बोल दिया है कि आनुवंशिकता का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। दूसरा है विद्यालय अनुभव। क्या विद्यालय अनुभव का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। विद्यालय किसके अंतर्गत आ जाएगा? इन्वायरमेंट का एक प्रोसेस बन जाएगा जिसको हम सेकेंडरी एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? व्यक्तिगत रुचि के बारे में बात करें, इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट होता है क्या वो उसमें विकास में या वृद्धि में प्रभावित करेगा? तो जी हाँ, ये भी प्रभावित करेगा, व्यक्तिगत रुचि भी प्रभावित करती है। तो क्या वृद्धि, थोड़ा सा वृद्धि के बारे में समझिए। जो वृद्धि होती है, व्यक्तिगत रुचि होती है, जो हट्टे कट्टे होते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो वहां पर अगर हम बात करें तो वृद्धि उनकी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो विकास की बात करें तो व्यक्तिगत रुचि अगर किसी की पढ़ने में ज्यादा है तो उसको क्या होगा? व्यक्तिगत रुचि वहां काम करेगी। तो वृद्धि और विकास दोनों में व्यक्तिगत रुचि कार्य करेगी। तो क्या चारों के चारों सही हो जाएंगे? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। सो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ये क्वेश्चन एक प्रश्न है लेकिन इसमें 4-5 क्वेश्चंस इन्होंने क्या किया है? मिक्स किया है, और हर बार यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का रिपीटेशन है, इसमें कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है आपको। देखिए, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। अब विकासात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं इस बात को समझिए। सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। एक बात बताइए भाई, सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक रूप से समान होंगे? विकासात्मक परिवर्तन क्या हर जगह आपको समान देखने को मिल सकते हैं? एक बच्चा कहाँ रहता है? भारत के अंतर्गत रहता है, और एक बच्चा कहाँ रहता है? अमेरिका के अंदर रहता है। इन दोनों देशों के अंतर्गत दो बच्चे रहते हैं। चलिए, एक बच्चा हम जापान का भी ले सकते हैं। चलिए, ये तो अमेरिका ले लिया, भारत ले लिया, तो एक बच्चा ले लेते हैं हम केन्या का। तो यहाँ पर पिछड़े देश की बात करें तो बहुत ज्यादा पिछड़ा है केन्या। भारत क्या आ जाएगा? मिडिल में आ जाएगा, और अमेरिका क्या है? बहुत ज्यादा विकसित देश है। क्लियर? तो यहां पर अगर बात करें तो बच्चे की गति यहां पर थोड़ी ज्यादा होगी क्या कम होगी? लेकिन वातावरण का प्रभाव कहां पड़ेगा? थोड़ा सा यहां पर ज्यादा पड़ जाएगा। तो जो विकासात्मक परिवर्तन है वो कहां होगा? अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। सार्वभौमिक रूप से समान हो ये कहना गलत होगा। चलिए, नेक्स्ट है, एक आयामी और रेखिक होते हैं। क्या एक आयामी होते हैं? वन डायमेंशनल होते हैं? बच्चे का जो विकास होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट के थ्रू होता है। क्लियर है? तो ये बात तो वैसे ही गलत हो गई। फर्स्ट वाले पर अभी हम रिपीट कर सकते हैं। क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन तो निपट गया। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। भाई मैंने यही तो बोला था आपसे, डेवलपमेंट क्या होता है? हेरिडिटरी और एनवायरमेंट का मल्टीपल होता है। यानी कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होता है, और वही बात इन्होंने रिपीट कर दी। यानी कि जो मैंने बोला वही क्वेश्चन के अंतर्गत आपको देखने को भी मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट है, अपवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक बढ़ता है। इसको थोड़ा सा समझिए। यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी फॉर चहल बोल सकते हो। क्लियर? यहां पर अगर हम बात करते हैं अपवर्तनीय है, क्या विकास अपवर्तनीय है? बदल नहीं सकता, बदलाव हो सकता है। और पैर की उंगली से सिर की ओर, तो ये भी बात गलत है। हेड टू टॉ चलता है। क्या चलता है? जो डेवलपमेंट होता है हेड टू टॉ चलता है, यानी कि सिर से पैर की ओर चलता है, ना कि पैर से सिर की ओर। ये वाला जो डेवलपमेंट होता है जो हेड टू टॉ चलता है, इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? शीर्षगामी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षगामी विकास। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट। क्लियर है मेरे भाई? तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्या? चलिए कम कर देंगे इस बार, एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो रहा है शायद। चलिए बताइए क्या होगा। अभिकथन दे रखा है आपके लिए। स्टेटमेंट क्या है? सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं।
सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। अब तर्क दे रखा है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी है। देखिए बचपन एक आयामी है, ये तो कहना गलत हो गया, ये कहना हो जाएगा गलत। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि आर सही है, गलत हो गया, आर सही है, ये भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन तो मैंने भाई आपके निपटा दिए। अब दो ऑप्शन बचे, ठीक है। आर गलत है, आर गलत है, आर गलत है, दोनों के अंदर का लिखा है। अब फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। ये बात तो कहीं तक ठीक भी है, लेकिन एक ही तरीके से ये कहना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। ताकि आप लोग अपना कमेंट में आंसर इसका छाप सकते हैं, आपको क्या लगता है बताइएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था सोशलाइजेशन की, और उसके थ्रू ही ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। स्टेटमेंट दे रखा है समाजीकरण स्कूल में ही होता है। देखिए ये वाली जो बात लिखी है नहीं, इस वाली बात ने क्या कर दिया, गलत कर दिया, गड़बड़ गड़बड़ घोटाला कर दिया भाई इसने। कैसे किया वो समझ लेते हैं। समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। भाई समाजीकरण स्कूल से ही नहीं, समाजीकरण घर से भी होता है, परिवार से भी होता है, आस पड़ोस से भी होता है, स्कूल से भी होता है, ऑनलाइन एजुकेशन से भी होगा, आपका टेलीविजन से भी होगा, मीडिया से भी होगा, पत्रकारिता से भी होगा। तमाम एस्पेक्ट होंगे आपके सोशलाइजेशन के। अब सोशलाइजेशन की बात करें तो इसके दो प्रभाव होते हैं, समाजीकरण, समाजीकरण, इसके दो एस्पेक्ट होंगे। पहला क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक संस्था के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, द्वितीयक संस्था के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, द्वितीयक संस्था के नाम से भी जानते हैं। तो प्राथमिक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर परिवार आ जाता है, आस पड़ोस आ जाता है। जबकि सेकेंडरी एजेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्कूल, मीडिया, सब कुछ वगैरह देखने को मिल जाएंगे। मतलब स्कूल मिल जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन मिल जाएगी, मीडिया मिल जाएगी, आपको टेलीविजन देखने को मिल जाएगा, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। एकमात्र बोल दिया तो यह भी बात गलत बोल दी भाई। स्कूल ही सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट है, तो फिर मीडिया क्या करेगी, टेलीविजन क्या करेगा। अभी मेरे से दीक्षित सर से आप पढ़ रहे हो तो ये भी तो एक सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट है, तो ये भी तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही गलत है भाई। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल से दिल तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर लगाओ। बहुत आसान प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो भी उत्तर देगा उसके लिए मेरी तरफ से 1 रुपए का इनाम। ज्यादा नहीं देंगे भाई, 1 ही रुपए का इनाम देंगे, किसी को भी ज्यादा नहीं देंगे। फिर तुम पैसे की ही डिमांड करोगे, फिर आंसर नहीं दोगे। कमेंट बॉक्स में छापने वाला कौन स्टूडेंट है देखते हैं। चलिए भाई, पेज ही गए हो गए, दोनों पेज नीचे पहुंच गए। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है। तो कोलबर्ग की बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो किसका दिया था, मोरल डेवलपमेंट का दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और इसके जो चरण बताए थे इन्होंने, कुल मिलाकर 3 चरणों की बात की गई थी। और इन 3 चरणों के कुल मिलाकर कितने स्तर हुआ करते थे, तो कुल मिलाकर 6 स्तर होते थे। 3 चरण कौन कौन से थे, उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर और पारंपरिक स्तर। अमूर्त स्तर कोई होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका वैसे ही कट गया। क्लियर है, इसको तो आंसर लगाना ही नहीं है। यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले वाला जो होता है वो होता है, फर्स्ट होता है उत्तर पारंपरिक स्तर, दूसरा होता है सेकंड पे आपका पारंपरिक स्तर, और तीसरे पे होता है आपका थर्ड नंबर पर उत्तर पारंपरिक स्तर। यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो 3 स्टेज आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कहीं ना कहीं, तो पूर्व पारंपरिक स्तर के 2 पार्ट होते हैं, पारंपरिक स्तर के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें आपका यहां पर बात करें तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, जो
अभिविन्यास होता है वो आ जाता है। दूसरा यहां पर आता है आपका आपका आज्ञा एवं दंड अभिमुखता वाला आ जाता है। क्लियर। तो यहां पर सजा मिलने की बात की गई है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, तो जो आंसर हो जाएगा वो आपका पारंपरिक स्तर वाला हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी मैंने कोलबर के ऊपर एक पूरा का पूरा सेशन डाल रखा है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। मोरल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा का पूरा सेशन डाल रखा है, आप लोगों को इसका आंसर वहां से कुछ समझ में आएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देना इतना ज्यादा नहीं दे सकते। नेक्स्ट है जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान सवाल है। इसको लगाने का तो बस एकमात्र तरीका है, मैंने लगभग 12 मिनट का वीडियो है, 12 से 15 मिनट का वीडियो होगा जीन पियाजे के ऊपर, जो मैंने डाल दिया है चैनल पर, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर ऐसे लिख दीजिएगा आप जीन पियाजे भाई दीक्षित सर लिख सकते हो, सरकारी भारत लिख सकते हो, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, तो वहां पर इसको बस वीडियो को देख लोगे तो भी आंसर दे दोगे, और 5-6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहां से। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। इन्होंने पूर्णवलन, पूर्वाभ्यास, कलन विधि, किसी की बात नहीं की है, अनुकूलन की बात की गई है, अडेप्शन की बात की गई है। इनके द्वारा जो बात की गई थी, इक्वलरेशन के बारे में बात की गई थी, कोलैबोरेशन के बारे में बात की गई थी, और संतुलन के बारे में बात की गई थी, और अनुकूलन के बारे में बात की गई थी। दूसरा इन्होंने बात की थी एकोमोडेशन के बारे में बात की गई थी, यानी कि समायोजन के बारे में भी इन्होंने बात की थी। तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए फॉर आओ कभी हवेली पर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन नाउ, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए फिर क्वेश्चन जीन पियाजे साहब से आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। बहुत अच्छा है, मैं इनके पहले वर्ष लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जीन पियाजे साहब ने जो बताया था, 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली थी संवेदीगामक अवस्था, जिसे हम 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं। क्लियर है, फर्स्ट। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। तीसरे नंबर पर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं। और चौथे नंबर पर आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका दूसरा नाम होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं, और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क वाली अवस्था भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो अवस्था होती है आपकी 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, वो आपकी ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था देखने को मिलती है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले, तो प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों का सही सुमेलित कौन सा सही वाला है ये बताना है। संवेदी चालक अवस्था की बात करें तो इसमें बच्चे के अंतर्गत वस्तु स्थायित्व का गुण स्थापित होता जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। यानी कि 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको ऑब्जेक्ट की परमानेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलने लगती है, और ये लगता है उसको कि ये स्टेबल चीज है। क्लियर है, थोड़ा सा ये चीज आ जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं की बात करें तो 2 से 7 वर्ष तक का अवस्था बच्चा क्या होगा, नाटकीय खेल में संलग्न रहता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा यहां पर बोल सकते हैं क्रियाओं को मानसिक तौर पर प्रतिवर्तन में सक्षम हो जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है बच्चा, 11 वर्ष तक से ऊपर की उम्र में पहुंच जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये मान लीजिए रिपीट इस क्वेश्चन का होना जायज भी है। हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होकर आता है आपके पेपर में, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की से, और इन्होंने सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत दिया था। बच्चे समाज के द्वारा सीखते हैं, और क्रिएटिविटी के थ्रू बच्चे सीखते हैं, इनोवेशंस के थ्रू बच्चे सीखते हैं, ऐसी बात इन्होंने की गई थी। संवाद के द्वारा बच्चे सीखते हैं। क्लियर? तो देख लेते हैं क्या है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जो मैंने बोल दिया वही आंसर हो गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मतलब दीक्षित सर पर थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना वीडियोस पर, या मेरे बोली गई बातों पर, तो आपके आंसर आना शुरू हो जाएंगे। भाई मैंने अभी संवाद बोला था, आंसर हो गया। डिस्कशन की इन्होंने बात की गई थी, तो बहुत सरल हो गया, इसमें तो थोड़ा टाइम ही नहीं लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है कि अंतःक्रिया इंटर रिलेशन की बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? भाषिक विकास में लल्ला बताइए, अजुलाला बताइए आंसर क्या होगा? अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो नोम चॉम्स्की की बात करें तो इन्होंने बात की गई थी भाषा अर्जन की क्षमता, भाषा अर्जन की क्षमता। इन्होंने बोला था कि बच्चे इनेट एबिलिटी होती है, बच्चे जो होते हैं इनेट एबिलिटी लेकर पैदा होते हैं, यानी कि जन्मजात क्षमताएं लेकर पैदा होते हैं, जिससे उनकी क्या है लैंग्वेज का उनके अंतर्गत विकास होता है कहीं ना कहीं। बीएफ स्किनर की बात करें तो ये जो थे भाई, ये कौन थे? व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो क्या, किसका दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। लेव वाइगोस्की की बात करें तो संरचनावाद की बात की थी, जीन पियाजे होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ में से कौन सा होगा, ये प्रश्न बनता है। तो एक प्रश्न मैं आपके लिए हर वीडियो में छोड़ता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं पता है तो सर्च करके लिखिएगा, कहीं से भी लिखिएगा और बताइएगा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो ये आपके होमवर्क के लिए एक प्रश्न हो गया, ठीक है। बाकी लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं ताकि आप लोग पढ़ पाए, कर पाए। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है, यानी कि किसके बारे में पूछा गया है? चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। क्लियर है? द एबिलिटीज इन लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इंक्लूड, व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन, गजब का सवाल है भाई साहब। चलिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है, किस से पूछा गया है। तो ये पूछा गया है हार्वर्ड गार्डनर के आधार पर, हार्वर्ड गार्डनर, इनसे पूछा गया है ये प्रश्न। सर हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और इन्होंने कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। 8 प्रकार की बुद्धियों में से 4 प्रकार की बुद्धि या 2-3 प्रकार की बुद्धि तो यहीं पर छपी हुई है आपकी। चलिए पढ़ लेते हैं। छवियों में हेरफेर ग्राफिक्स कौशल, छवियों में हेरफेर ग्राफिक्स कौशल, स्थानिक, ये जो वर्ड आया ना स्थानिक, बस आपका आंसर दे देगा। स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 या 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे। स्थानिक का मतलब समझते हो भाई मेरे? स्पेशियल, स्पेशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है, यानी कि स्थानिक बुद्धि की बात की गई है। जब स्थानिक बुद्धि स्थान ओहो माय गॉड, ये है प्रॉब्लम। तो भाई लाइट की प्रॉब्लम है भाई, बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और वो मुझे साफ साफ दिख रही है, ठीक है। तो कल सही कराएंगे उसे। चलिए कोई बात नहीं, अभी क्लास तो कर ही लेते हैं आज की, कुछ गड़बड़ लग रही है मिस्टेक से। चलिए कोई बात नहीं। तो स्पेशल इंटेलिजेंस जो होती है, स्थानिक बुद्धि जो होती है, बुद्धि के 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 8 प्रकार की बुद्धियों में से एक होती है स्थानिक बुद्धि। ये किसके अंतर्गत देखने को मिलेगी? आपका मानचित्र विशेषज्ञों के अंतर्गत देखने को ये ज्यादातर मिलती है, जिनको स्थान के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें तार्किक गणितीय बुद्धि की तो कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा है लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। ये जो होती है संगीतमय बुद्धि होती है। क्या होती है? संगीतमय, संगीतमय बुद्धि होती है, जिसको हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो ये भी नहीं होगा भाई। विशिष्ट पिचों, स्वरों, लय के बीच अंतर करना, जिसे पहचान कर लोग अन्य चूक सकते हैं, तो ये भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात की गई है। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, पैटर्न की पहचान करना, विचारों के बीच संबंध बनाना, ये आपका कहीं ना कहीं तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में शामिल हो का, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। मैंने हार्वर्ड गार्डनर के एक वीडियो बनाई थी और उसमें 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थी, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, जाओ देखो। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स में आप लोग दे दोगे। क्लियर है? तो आपको पुराने वीडियोस हमारे जरूर देखने पड़ेंगे। जब तक आप उनको नहीं देखोगे, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में जो आपको दिखता है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को आसान तरीके से।
क्लियर है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में 10 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर छाप दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट उसका आंसर लिख पाते हैं। बाकी आप लोग बस क्लासेस का बेनिफिट लेते रहिएगा, क्लास का फायदा लोगे, बस यही काफी है। बाकी सारी की सारी चीजें चलती रहेंगी और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये सब चलते रहेंगे और इनसे होने वाला कुछ नहीं है, आपका कोई बेनिफिट नहीं है, बस इतना बेनिफिट है कि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेंगे ताकि आप लोगों को क्लास लेते रहें। क्लियर है? तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, ना करें तो भी चलेगा लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर छापिएगा। क्लियर है मेरे भाई? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।